हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप नवंबर सेकंड वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आप कर पाएं। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, वहाँ से इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Where was the first biennial conference of BIMSTEC India Marine Research Network hosted? बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, कोची, केरल। तो फर्स्ट बाइनियल, बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार होने वाला, और अगर ये होता बाई एनुअल तो यानी कि 1 साल में 2 बार होने वाला। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क ये कोची, केरल में हुई है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2024 में। हालांकि इस इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कोलंबो बिम्स्टेक समिट हुई 2022 वहां पर अनाउंस किया गया था, कलेक्टिव रिसर्च इन मैरीन साइंसेस के लिए। तो विच पोस्ट वॉज जोहरान ममदानी इलेक्टेड? जोहरान ममदानी किस पद पर निर्वाचित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। ये काफी चर्चा में रहे। जोहरान ममदानी 34 साल के हैं और ये न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट मुस्लिम और साउथ एशियन ओरिजिन मेयर बनने वाले हैं, मतलब जीत चुके हैं, इलेक्शन बन जाएंगे। और यंगेस्ट हैं इस पोस्ट पर 1917 के बाद से, 34 साल के हैं। आपको बता दें, कंपाला युगांडा में इनका जन्म हुआ था। महमूद ममदानी और मीरा नायर इनके पेरेंट्स हैं, दोनों ही इंडियन डिसेंट हैं, भारतीय मूल के हैं। Which country has successfully tested a new atomic powered and nuclear capable underwater drone called Poseidon? किस देश ने पोसाइडन नामक एक नए परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, रशिया। तो रशिया ने एक नया एटॉमिक पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है, जिसका नाम है पॉसिडॉन। इससे पहले हमने देखा था कि रशिया ने बोरेवेस्तिनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया था। Who has won an 8th term as the president of Cameroon? कैमरून के राष्ट्रपति के रूप में 8वीं बार किसने जीत हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन है, पॉल बिया। तो कैमरून के 92 साल के प्रेसिडेंट, इन्होंने अपना फिर से 8th टर्म जीत लिया है और इनका नाम है पॉल बिया। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हेड ऑफ द स्टेट है, 92 साल के, और सेकंड लॉन्गेस्ट रूलिंग प्रेसिडेंट है अफ्रीका में। कैमरून की कैपिटल याओंडे है। Who inaugurated the TICON Delhi NCR conference on the theme India's Deep Tech Movement from Digital Leadership to Technological Sovereignty? भारत का डीप टेक क्षण डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी संप्रभुता तक विषय पर टाइकॉन दिल्ली एनसीआर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीयूष गोयल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने टाइकॉन दिल्ली एनसीआर द इंडस एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है, जिसका थीम रहा इंडिया डीप टेक मूवमेंट फ्रॉम डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी। तो इस दौरान इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का जो अनुसंधान फंड, जिसे रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड भी कह सकते हैं आप, इसका भी जिक्र किया। इसे लॉन्च किया गया है, यानी कि 12 बिलियन US डॉलर के इक्विवेलेंट ये फंड है।
और देश भर में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोडल मिनिस्ट्री है इस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के लिए। एक स्पेशल पर्पस फंड भी स्टेब्लिश किया जाएगा इसी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत। According to the RBI's 2024-25 foreign liabilities and assets census, which two countries together contributed over one-third of India's total FDI? RBI की 2024-25 विदेश देनदारियों और परिसंपत्तियों की जनगणना के अनुसार किन दो देशों ने मिलकर भारत के कुल FDI में 1/3 से अधिक का योगदान दिया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज 2024-25 फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स सेंसस, इसमें बताया गया है कि भारत के जो टोटल फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत को प्राप्त हुआ है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर का ही 1/3 हिस्सा है, यानी कि 1/3 इन दोनों देशों से आए थे। 20% यूएस से, सिंगापुर से 14.3%। इसके बाद फिर मॉरिशस से, यूनाइटेड किंगडम से, द नीदरलैंड से। मोर देन 75% ऑफ एफडीआई रिपोर्टिंग फर्म्स वर फॉरेन सब्सिडरीज। फॉरेन सब्सिडरीज थी ज़्यादातर जिन्होंने एफडीआई दिया है भारत में। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है हमें 48.4%। उसके बाद फिर सर्विसेज में टोटल एफडीआई हमारा 68.75 लाख करोड़ रुपीस रहा है 2024-25 में, जबकि 23-24 में 61.88 लाख करोड़ रुपीस था, यानी कि एनुअल ग्रोथ 11.1% ही रही है। आउटवर्ड एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो जो आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो यहाँ से बाहर जा रहा है पैसा, उसका है 11.66 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू रही है। कहाँ पर जा रहा है? सिंगापुर में, यूएस में, यूके में, नीदरलैंड्स में। वेयर इज बीपीसीएल्स अपकमिंग ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रपोज टू बी डेवलप्ड? बीपीसीएल की आगामी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कहाँ विकसित करने का प्रस्ताव है? राइट आंसर ऑप्शन सी है रामायपट्टनम पोर्ट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। एक तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ, दूसरा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ, तीसरा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड के साथ। तो इसका मकसद है जो रामायणपट्टनम पोर्ट है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ग्रीनफील्ड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना। 9 to 12 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी रहने वाली है, मतलब रिफाइनिंग कैपेसिटी रहने वाली है। What recent status was assigned to NTPC Green Energy Limited by the Government of India? भारत सरकार द्वारा NTPC Green Energy Limited को हाल ही में क्या दर्जा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेड्यूल ए CPSC। NTPC Green Energy Limited जो कि होली ओन सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, इसे शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर्स ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। Which organization has signed agreements to pilot the समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विसेज प्रोजेक्ट इन 3 स्टेट्स? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। किस संगठन ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा परियोजना को संचालित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ने समृद्धि ग्राम डिजिटल सर्विसेज प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 राज्यों के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। The project aims to transform rural India by integrating physical and digital services through BharatNet connectivity and will establish a Samriddhi Kendra in each village to provide a hub for services like e-governance, healthcare, e-commerce, financial inclusion। तो जितने भी क्षेत्र है ना, ये सभी सेवाएं दी जाएंगी समृद्धि केंद्र में, हर विलेज में बनाया जाएगा। तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश में अरियन उमरी में, उत्तर प्रदेश में चौरवाला में, आंध्र प्रदेश में नराकुंद्रू में इस्टेब्लिश की जाएंगी पायलट बेसिस पर अभी, यानी कि अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। इंडिया रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका ने अपनी पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर को संपन्न किया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, भारत ने एक मल्टी एथनिक ट्राइलिंगुअल स्कूल भी बनाया है श्रीलंका के पोलनरुवा में। भारत ने ही इसमें ग्रांट अपनी असिस्टेंस दी है, मॉनिटरी असिस्टेंस, तब बना है ये।
9th मीटिंग ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म ये ताशकंद में हुई। 15th मीटिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो ये न्यूज़ दिए ना मैंने आपको तीनों। विच टीम वॉन द 2025 प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 टाइटल। 2025 प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, दबंग दिल्ली केसी। तो बात हो रही है 2025 प्रो कबड्डी लीग की, जो कि 12th एडिशन रहा है इस प्रो कबड्डी लीग का, और मशाल स्पोर्ट्स द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 2014 से ही। तो अगर हम 2025 प्रो कबड्डी लीग की बात करें, इसके फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने अपना सेकंड टाइटल जीता है। फाइनल में पुरानी पल्टन को हराया है त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब होम टीम ने ही ये टाइटल जीता है। इससे पहले यू मुंबई ने जीता था सीजन 2। टॉप स्कोरर भारत के अयान लोचाब रहे हैं, पटना पायरेट्स से खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ईरान के फजल अतराचली रहे हैं, दबंग दिल्ली केसी से खेले। विच टीम वॉन द 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025। 42वीं इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन ऑयल मुंबई। इंडियन ऑयल मुंबई ने 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी ट्रॉफी जीती है, लगातार तीसरी बार और ओवरऑल 7वीं बार। इन्होंने फाइनल्स में इंडियन रेलवेज दिल्ली को 2-1 से हराया है, जो कि ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में खेला गया है। इस तरह से इन्हें 5.51 लाख रुपीस की कैश प्राइज दी गई है, जबकि जो रेलवेज टीम है रनर अप इनको 2.5 लाख रुपए दिए गए। विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड इनिशिएटिव। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए जो 12 साल या उससे ऊपर की महिलाएं हैं या ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, जो दिल्ली रेजिडेंट हैं, वो जितने भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड क्लस्टर बसेस हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस कार्ड में कार होल्डर का नाम रहेगा, फोटोग्राफ रहेगा, ताकि मिसयूज़ ना हो सके इसका। अब पहले भी थी स्कीम, वो पेपर बेस्ड पिंक टिकट सिस्टम होता था, लेकिन उसमें फ्रॉड के काफ़ी चांसेस रहते थे, तो इसलिए अब ये जारी किया इन्होंने कार्ड वाला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। Which company has delivered India's first indigenously manufactured 220 kV mobile gas insulated switchgear system to power grid? किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 220 kV मोबाइल गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम पावर ग्रिड को दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड तोशिबा, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियनली मैन्युफैक्चर्ड 220 kV मोबाइल GIS मतलब गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सिस्टम को लॉन्च किया है। तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये पावर ग्रिड को डिलीवर किया है, और एक कॉम्पैक्ट एंड हाईली रिलायबल सिस्टम है, जो कि एफिशिएंट हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है उसकी सेफ्टी के लिए, खास करके स्पेस कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में जहाँ पर स्पेस की काफ़ी कमी हो। Which two Indian business schools have recently received the prestigious AACSB International Accreditation? हाल ही में किन दो भारतीय बिजनेस स्कूलों को प्रतिष्ठित AACSB अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो दो इंडियन बिजनेस स्कूल्स हैं जिन्हें हाल ही में AACSB इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। ये है जिंदल ग्लोबल बिजनेस स्कूल और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इस तरह से ये जो टॉप 6% ऑफ बिजनेस स्कूल्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें अपनी जगह बना पाए हैं। विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर विद जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स टू मैन्युफैक्चर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स इन इंडिया? किस भारतीय कंपनी ने भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों के निर्माण के लिए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो ने यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ एक डील फाइनलाइज की है, जिसके जरिए इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भारत में बनाए जाएंगे। इसी तरह का एक और हम देखेंगे MCQ, माफ कीजिएगा, इसी तरह की एक और न्यूज़ देखेंगे। एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज, जो कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसने MOU साइन किया है सिराज SA के साथ, जो कि फ्रांस की एक लेजर कंपनी है। किस लिए? फॉर हाई
मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसलिए? टू जॉइंटली प्रमोट एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम टेक्नोलॉजीज टू द इंडियन फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस के लिए जो काउंटर अनमैन्ड एरिया सिस्टम, अनमैन्ड एरिया सिस्टम क्या होता है? ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको काउंटर करने की टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू साइन किया गया है। वेयर वॉज द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने। इसी तरह से एक और इवेंट देखें न्यू दिल्ली में जो हुआ है, मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। इस दौरान एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है मॉडल यूथ ग्राम सभा पर। Who has been conferred with the Knight of the National Order of Merit by the government of France? फ्रांस सरकार द्वारा किसे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुनील कांत मुंजल। सुनील कांत मुंजल जो कि चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज के और फाउंडर हैं सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के, इन्हें शेवलियर डिओर्डे नेशनल टू मेरिट यानी कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया मिस्टर थेरी मधो के द्वारा। तो जो इनकी कमिटमेंट रही है भारत और फ्रांस को लेकर एजुकेशन में, इनोवेशन में, ठीक है, तो उसी को सराहना दी गई है। Which organization signed a tripartite agreement with Bharat Coking Coal Limited and the Central Mine Planning and Design Institute Limited to map coal fire in Jharia coalfield? किस संगठन ने झरिया कोलफील्ड में कोल फायर का मानचित्रण करने के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ट्रिपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, और ये किसके बीच में साइन हुआ है? एनआरएससी इसरो, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद झारखंड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची झारखंड के बीच में। तो कोल फायर की जो जगह होती है ना, उसको मैप करने के लिए कहाँ पर होने वाली है कोल फायर, समझ रहे हैं आप? देखिए जमीन के अंडरग्राउंड जो कोल होता है ना, उसमें भी आग लगती रहती है अंदर ही अंदर, तो उससे क्या होता है? एक तो जमीन खिसकने का डर रहता है, आसपास का एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड होता है और जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो खतरा बना ही रहता है। तो इस तरह की कौन सी जगह है जहाँ पर अंडरग्राउंड कोल बर्न हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, अंदर से सतह गर्म हो रही है, तो उसको मैप करेगा इसरो। इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, थर्मल इंफ्रारेड एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज़ किया जाएगा यहाँ झरिया यहाँ पर झारखंड में। How many Indian institutions were featured in the QS World University Rankings 2026? QS World University Rankings 2026 में कितने भारतीय संस्थान शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन डी है 54। देखिए पहले हम देख रहे हैं QS World University Rankings एशिया 2026 जो केवल एशिया के लिए लॉन्च की गई है। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 2016 में केवल 24 यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशन था और अब 294 इंस्टीट्यूशंस का हो गया। ये हम एशिया की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 गुना बढ़ी है पिछले डेकेड में। तो इस बार ये 17th एडिशन थी इस रैंकिंग की। 1529 यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया 25 हायर एजुकेशन सिस्टम्स की ओर से। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा इस लिस्ट में चाइना के बाद। चाइना के 395 इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अगर हम इस एशिया रैंकिंग की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग बेस्ट यूनिवर्सिटी है एशिया में QS एशिया 2026 रैंकिंग में। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को टॉप 100 में, 20 को टॉप 200 में, 66 को टॉप 500 में जगह मिली है। IIT दिल्ली इंडिया की हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन है लगातार 5वें साल और 59 पोजीशन पर इसको रखा गया है। सक्सेस पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर में भी भारत ने, मतलब जो ये पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर है इस पर भी भारत को अच्छी सफलता मिली है। 5 यूनिवर्सिटीज़ एशिया की टॉप 10 में आई है इस कैटेगरी में और टॉप 50 में 28 यूनिवर्सिटीज़ आई है पेपर्स पर फैकल्टी इंडिकेटर। अब बात कर रहे हैं हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जो ये ग्लोबली रैंकिंग है। इसमें 54 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जगह बनाई है और भारत 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बाद। भारत की ओर से IIT दिल्ली हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी है, इसमें 123वीं रैंक है भारत की ग्लोबली। 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना डेब्यू किया इस बार 2026 रैंकिंग्स में, जो कि किसी भी कंट्री के लिए हाईएस्ट नंबर है। और 5 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल टॉप 100 में अपनी जगह बना पाए हैं अगर हम एम्प्लॉयर रेपुटेशन की बात करें। 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप 100 फॉर साइटेशंस फॉर फैकल्टी कैटेगरी में अपनी जगह बना पाए हैं। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें IIT दिल्ली है 59 पोजीशन पर एशिया में और 123rd पोजीशन पर ग्लोबली है। फिर IIT बॉम्बे है,
IIT मद्रास है, IIT खड़गपुर है और ISC बेंगलोर है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 स्कोर एंड रैंक? भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2025 स्कोर और रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 25.8 भारत का स्कोर है और रैंक है 102। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जो कि इस इंडेक्स का 20th एडिशन है, ये लॉन्च कर दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में हर 10 लोगों में से एक व्यक्ति को इनफ फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए। लगभग 773 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो क्रोनिक हंगर से जूझ रहे हैं। और जो ग्लोबल प्रोग्रेस है या फिर एफर्ट्स हैं हंगर को रिड्यूस करने के लिए, वो भी काफ़ी रुकी हुई स्थिति में है और ग्लोबल स्कोर 18.3 है। अगर हम इस करंट रेट से चलते रहेंगे तो 56 कंट्रीज ये लो हंगर लेवल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे 2030 तक। हंगर सीरियस कंसिडर की गई है 35 कंट्रीज में और अलार्मिंग स्टेट पर है 7 कंट्रीज में से बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, मेडागास्कर, सोमालिया, साउथ सुडान एंड यमन। यहाँ पर काफ़ी खराब स्थिति है क्योंकि सिविल वॉर यहाँ पर चलता रहता है। माफ कीजिएगा। सोमालिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू है 42.6 है और ये हंग्रीस्ट नेशन है इस अर्थ पर। और अगर स्कोर किसी कंट्री का 35 से 49.9 के बीच में है तो अलार्मिंग कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाता है। और ये सेकंड कंसेक्यूटिव ओकेजन है जब सोमालिया हंग्रीस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। साउथ सुडान की बात करें, इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैल्यू 37.5 है। ये सेकंड हंग्रीस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। भारत की बात करें, भारत का GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसको 25.8 है और ये सीरियस कैटेगरी में है। 123 कंट्रीज में से 102वें नंबर पर हम इस इंडेक्स में आते हैं। डिस्पाइट हैविंग फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी होने के बावजूद लगभग 12% अंडर नोरिश्ड है, यानी कि 194.6 मिलियन पीपल अंडर नोरिश्ड है, यानी कि उन्हें सही पोषण नहीं मिल रहा है। Which Indian fintech company has enabled UPI payments in Malaysia through its international entity Curlec? किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय इकाई कर्लेक के माध्यम से मलेशिया में यूपीआई भुगतान सक्षम किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेजरपे। तो रेजरपे ने मलेशिया में यूपीआई पेमेंट्स को चालू कर दिया है अपनी एंटिटी कर्लेक के जरिए और एनपीसी इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो इससे जो मिलियंस ऑफ इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो इंस्टेंट सिक्योर पेमेंट्स कर पाएंगे। जो भी मलेशियन बिजनेसेस हैं, आप वहाँ पर जो शॉप्स हैं उन पर यूपीआई ऐप के जरिए। INS इक्सास वॉज बिल्ट बाय विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी? INS इक्शक का निर्माण किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इंडियन नेवी ने INS इक्शक जो कि थर्ड वेसल है, सर्वे वेसल लार्ज क्लास का, इसे कमीशन कर दिया है नवल बेस कोची में और हाइड्रोग्राफिक सर्विस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। ओशनोग्राफिक डेटा गैदर किया जाएगा जो कि हमारे कोस्टल डिफेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको गार्डन री शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। 80% कॉन्टेंट इसमें इंडिजीनियस है, भारत से ही लगा हुआ है। इक्सक का मतलब है गाइड संस्कृत में। The vessel is designed to undertake full-scale coastal and deep-water hydrographic surveys of ports, harbors, and navigational channels. A tri-service military exercise, Purvi Prachanda Prahar, involving the Indian Army, Navy, and Air Force was conducted in which location? भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को शामिल करते हुए त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार किस स्थान पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेचुका, अरुणाचल प्रदेश। तो एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसने मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन जैसे लैंड, एयर, मैरीटाइम, इन सभी पर फोकस किया है इस एक्सरसाइज में। हु टॉप द एडलगिव हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट ऑन 25 एज इंडियाज मोस्ट जनरस फिलैंथ्रोपिस्ट? भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति या फैमिली के रूप में एडलगिव हुरुन परोपकार सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, शिवनाथन एंड फैमिली। तो एसएल टेक्नोलॉजीज के फाउंडर हैं शिवनाथन एंड हिज फैमिली। ये नंबर 1 पोजीशन पर रहे एडलगिव एंड हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में। इन्होंने 2708 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं पिछले साल। तो एडलगिव
एंड हुरुन फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अनुसार शिवनाथन एंड फैमिली ने 7.4 करोड़ रुपीस पर डे डोनेट किए हैं और इस तरह से इंडिया की मोस्ट जेनरस फैमिली रही है इस साल। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी सेकंड मोस्ट फिलैंथ्रोपी पर्सन रहे इस लिस्ट में, इन्होंने 626 करोड़ रुपए की डोनेशन की है। तीसरे नंबर पर बजाज फैमिली है, डोनेशन 446 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली है, 440 करोड़ रुपए की डोनेशन। पांचवें नंबर पर गौतम अडानी एंड फैमिली है, 386 करोड़ रुपए की डोनेशन इन्होंने की है। When is the World Science Day for Peace and Development celebrated each year? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है नवंबर 10। तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा है ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 9 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। व्हाट डज द एक्रोनिम SBI स्टार स्टैंड फॉर? SBI स्टार का संक्षिप्त रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का बिगेस्ट लैंडर है, इसने एनुअल एम्प्लॉय एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किया, इसका नाम है SBI स्टार यानी कि स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। SBI Star aims to recognize the exemplary talent of its employees in areas of arts, literature, games and sports, culture, social work and environmental initiatives। यानी कि जो आपका प्रोफेशनल काम है, जो बैंक का काम है, उससे हटके जो अलग और फील्ड्स जैसे आर्ट्स है, लिटरेचर है, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, इनमें जो एम्प्लॉयज़ का योगदान रहता है या फिर उनकी उम्दा परफॉर्मेंस रहती है, तो उनके लिए अवार्ड लॉन्च किया गया है SBI स्टार। Which organization has entered into a multi-year strategic partnership worth $38 billion with Amazon Web Services? किस संगठन ने Amazon Web Services के साथ $38 बिलियन की बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है OpenAI। तो चैट जीपीटी मेकर OpenAI ने $38 बिलियन की डील साइन की है Amazon Web Services के साथ और ये 7 साल का एग्रीमेंट है। इसके जरिए जो OpenAI है ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेस की एक्सेस गेन कर पाएगा, इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट NVIDIA GPUs, द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन। महिंद्रा एंड महिंद्रा सोल्ड इट्स एंटायर 3.5% स्टेक इन विच बैंक? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किस बैंक में अपनी पूरी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है RBL बैंक। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कंप्लीट 3.5% जो स्टेक है RBL बैंक में उन्हें बेच दिया है $6.78 बिलियन में। और RBL बैंक की बात करें, पहले से रत्नाकर बैंक लिमिटेड कहते थे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। R सुब्रमण्य कुमार इसके MD एंड CEO है। Which Indian aerospace company signed a contract with General Electric US for the supply of 113 F404 GEIN-20 engines? किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी 113 F404 GEIN-20 इंजनों की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो ये भारत का जो इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके लिए अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जनरल इलेक्ट्रिक US के साथ, जिसके जरिए 113 F404 GEIN-20 इंजन्स को सप्लाई किया जाएगा एंड एसोसिएट सपोर्ट पैकेज भी दिया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट बैच है 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का, इसे बनाया जा सके। इस डील की वैल्यू $1 बिलियन की है या फिर आप कहें 8868 करोड़ रुपए की है। Which technology company announced Project Suncatcher, an initiative to build AI-powered data centers in space? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अंतरिक्ष में AI संचालित डेटा सेंटर डेटा केंद्र बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गूगल। तो टेक जायंट है गूगल, इसने प्रोजेक्ट सनकैचर को अनाउंस किया है, जो कि एक एम्बियस रिसर्च इनिशिएटिव है ताकि AI पावर्ड डेटा सेंटर्स स्पेस में बनाए जा सके। तो सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा और AI डेटा सेंटर्स स्पेस में बना जाएंगे, ताकि जो अर्थ की एनर्जी है, वाटर कंजम्पशन है, टेस्टेड फैसिलिटीज़ को कूलिंग करने में उसको रिड्यूस किया जा सके। These orbiting data center will use free space optical links to transfer data at speeds of tens of terabits per second, forming a distributed network similar to satellite internet constellation like star। जैसे सैटेलाइट इंटरनेट होता है ना, तो उसी तरह से एक नेटवर्क बन जाएगा स्पेस में भी। Google plans to launch 2 prototype satellites by early 2027 to test its space-based TPU tensor processing unit hardware.
हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्वाहिद कनकलता बरुआ State University in Assam, the first university in the state focused on technical and vocational education and training. असम में स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी, जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने असम की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है, इसकी आधारशिला रखी है भोलागुरी विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है शहीद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी डोमेन्स में यहाँ पर कोर्सेज रहेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट environments. How much penalty was imposed by IRDAI on Liberty General Insurance Company? IRDAI ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1 करोड़ रुपीज। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लगाई है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर। द इंश्योरर वायलेटेड वेरियस नॉर्म्स पर्टेनिंग टू आउटसोर्सिंग, पेमेंट ऑफ कमीशंस और रिम्यूनरेशन ऑफ रिवार्ड्स टू इंटरमीडिएटरीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। ये कारण रहा है। Who won the 2025 पेरिस मास्टर्स मेन सिंगल्स टाइटल? 2025 पेरिस मास्टर्स पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है जेनिक सिनर। तो इटली के जेनिक सिनर ये एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने फिर से प्राप्त कर ली है। इन्होंने फेलिक्स ऑगर एल्सिमे को हराया है, कनाडा के हैं। 2025 पेरिस मास्टर्स फाइनल्स इन्होंने जीत लिया है। इससे जो कार्लोस एल्क्रास थे वो अब नंबर 1 से हट गए हैं। Who has been conferred the 2025 World Leader for Peace and Security Award? 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है श्री श्री रविशंकर। तो बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी इन्होंने 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को दिया है। जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल पीस बिल्डिंग, रिकंसिलिएशन, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप में, उसको देखते हुए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। 2012 में स्थापना की गई थी बोस्टन ग्लोबल फोरम की। ये एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो पीस, इनोवेशन, एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? कौन सा देश आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है स्वीडन। तो स्वीडन वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस देश बन गया है। अब सिटीजन्स यहाँ पर ज़्यादातर एंटायरली मोबाइल पेमेंट्स, कार्ड्स, फोन टैप्स, इन्हीं पर ही फोकस करते हैं। अगर डेली ट्रांजैक्शन की बात करें, फिजिकल करेंसी को काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। 2012 में स्विस लॉन्च किया था जो कि एक रियल टाइम मोबाइल पेमेंट ऐप है, और स्विस जो स्वीडिश बैंक है उनके द्वारा डेवलप किया गया था इसे। तो यहीं से ये मनी की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये याद रखना है आपको, रिक्स बैंक ये स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे आरबीआई है। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट ये जियोंग्सू साउथ कोरिया में हुआ है। आपको बता दें जो ये अपेक है इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट सिंगापुर में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक नॉलेज में। अपेक समिट में जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए। अपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। 21 इकोनॉमीज इसका हिस्सा है। उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज तापई, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, पेरू, चिली। इसमें आप देखेंगे भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 9 नवंबर। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 है ये अस्तित्व में आया था 1995 में, और इसने एक रास्ता बनाया कि जो फ्री लीगल एड दी जा सके जो भी नीडी पीपल हैं उनको। 3 टियर सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। पहला है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके हेड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट जज इसके हेड होते हैं।
इस एक्ट के जरिए लोक अदालत को भी स्टैब्लिश किया गया, परमानेंट लोक अदालत को भी स्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम स्कीम भी नालसा द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें फ्री लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन्हें। जेम्स वाटसन, who passed away recently, is best known for co-discovering the structure of his biological molecule. जेम्स वाटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस जैविक अणु की संरचना की सह खोज के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है डीएनए। तो नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, जूलॉजिस्ट जेम्स डेवी वाटसन, जो कि वन ऑफ द को डिस्कवर्स रहे डीएनए स्ट्रक्चर के, इनका निधन हो गया 97 की एज में। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था 1953 में अलोंग साइड ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर। 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला मॉरिस विल्किंस एंड फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवरी के लिए। और ये आज भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने इसकी स्थापना, किसने डिस्कवर किया था ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अब ओबिसिटी में ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एक और ओबिसिटी देखेंगे, ब्रिटेन की रिचेस्ट फैमिली के हेड गोपीचंद हिंदुजा, इनका निधन हो गया 85 की एज में। हिंदुजा ग्रुप आपने सुना ही होगा, अलग अलग सेक्टर्स में इनका कार्य है, लगभग 11 सेक्टर्स में। और 2025 एडिशन जो आया था संडे टाइम्स रीच लिस्ट में, इसमें गोपीचंद हिंदुजा फैमिली को रिचेस्ट फैमिली बताया गया यूनाइटेड किंगडम में। प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारामन, इन्होंने फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स स्टैब्लिश किया था कंप्यूटर साइंस में भारत में आईआईटी कानपुर में 1965 में, इनका भी निधन हो गया है। विच कंट्री लीड्स द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, कुल नियोजित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। टॉप 10 कंट्रीज आप राइट साइड में देख सकते हैं, चाइना पहले पर है, दूसरे में भारत है। टोटल लेबर फोर्स की बात की जा रही है। तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कर्स की अगर हम बात करें या फिर सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स की बात करें, लार्जेस्ट शेयर एशिया में है, लगभग 1.28 बिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से। और इसके विपरीत हाई इनकम रीजन जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर काफ़ी कम लेबर फोर्स है, लेकिन काफ़ी हाईली जो है प्रोडक्टिव लेबर फोर्सेस है। यहाँ पर कम तो है लेकिन प्रोडक्टिव काफ़ी है। ग्लोबल रैंकिंग में चाइना लीड कर रहा है, 774 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं 2024 तक की बात करें। दूसरे नंबर पर भारत आता है 608 मिलियन वर्कर्स के साथ। टोटल वर्ल्ड लेबर फोर्स का 40% केवल इंडिया चाइना ही शेयर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर है। लेबर फोर्स मतलब 15 या उससे ऊपर के जो लोग हैं, जो कोई कार्य करते हैं, जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉयज हो गया, या जॉबलेस पीपल भी जो वर्क ढूंढ रहे हैं, या फर्स्ट टाइम जॉब सीकर, सब इसमें आते हैं लेबर फोर्स में। Based on its score of 43.8, India falls under which rating category in the Global Pension Index? 43.8 स्कोर के आधार पर भारत ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस रेटिंग श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डी ग्रेड। तो आप देखेंगे इस इमेज में कि जो नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, इसराइल, ये ग्रेड 1 में है, उसके बाद फिर बी प्लस ग्रेड शुरू हो रहा है और भारत डी ग्रेड में है। तो इस साल जो मर्सर है, ये ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, इसने कुवैत, नामीबिया, ओमान, पनामा, इन्हें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में ऐड किया है और 52 रिटायरमेंट सिस्टम्स को कवर किया गया है इस इंडेक्स में, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है 65%। नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, इन्हें ए ग्रेड्स मिले हैं। सिंगापुर फर्स्ट एशियन कंट्री है जिसे ए ग्रेड मिला है। इंडिया 43.8 स्कोर है और डी ग्रेड कैटेगरी में भारत को रखा गया है, यानी कि बॉटम में तुर्की, फिलीपींस, थाईलैंड, अर्जेंटीना के साथ। इंडिया रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली इन फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिमूविंग हाउ मच CO2 एनुअली बिटवीन 2021 एंड 2025। भारत वन कार्बन पृथक्करण में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इसने 2021 और 2025 के बीच सालाना कितनी CO2 हटाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 150 MT CO2। देखिए जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स है, लगभग 1/3 ऑफ अर्थ लैंड एरिया, 32%, ऐसा फाओ रिपोर्ट में बताया गया है। जो डिफॉरेस्ट्रेशन है वो मेजर ग्लोबल चैलेंज है, जो वनों की कटाई है या फिर वन रिमूव हो रहे हैं, और ये काफ़ी तेजी से हो रहा है। 10.9 बिलियन हेक्टेयर्स एनुअली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हालांकि स्लो डाउन इसमें देखने को मिला 1990 से 2000 के बीच में 17.6 मिलियन हेक्टेयर्स का। फॉरेस्ट ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्ट एज अ नेट कार्बन सिंक, कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं। एक तो होता है कार्बन सोर्स,
यहाँ से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, एक तो कार्बन सिंक जो अपने आप में उसको समावेश कर लेती है, अपने आप में मतलब उसको रिमूव करने का काम करती है, तो फॉरेस्ट है। 3.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव करते हैं फॉरेस्ट। 2021 से 2025 के बीच में इतना इन्होंने रिमूव किया है, ऐसा 2025 फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट में बताया गया है। रशिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड में टॉप पर है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी उसी को ही कहते हैं, कार्बन को खींच लेना एनवायरनमेंट से। इसके कंट्रास्ट में बात करें, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पेरू ये लार्जेस्ट एमिशंस रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के कारण। इंडिया फोर्थ है फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के मामले में, और 150 MT CO2 पर ईयर इसने रिमूव किया है। What is the overall rank of India in the 2025 Heinrich IMD Sustainable Trade Index? 2025 हाइनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक में भारत की समग्र रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23। तो ये टॉप 10 कंट्रीज आप देख सकते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम इसका पहला स्थान है। अगर हम 2025 हाइनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स की बात करें, पहले न्यूजीलैंड आता था पहले नंबर पर, अब इसे दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे नंबर पर सिंगापुर है। 2025 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स रैंकिंग में भारत की जो ओवरऑल रैंक है वो 23 है। कंबाइंड स्कोर भारत का 100 में से 33.2 रहा है। अगर हम अलग अलग पिलर्स की बात करें तो भारत ने 60 स्कोर किया इकोनॉमिक पिलर में, 18th पोजीशन पर है। सोसाइटल पिलर में बात करें तो भारत 27th पोजीशन पर है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में बात करें तो 28th पोजीशन पर है। तो इस इंडेक्स में 30 इकोनॉमीज को एनालाइज किया गया है अलग अलग पिलर्स के हिसाब से, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। When did the Constituent Assembly of India unanimously adopt वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग? भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जनवरी 24, 1950। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 1 साल तक चलने वाला हमारा एक जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम मतलब मदर आई बोव टू दी, ठीक है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम को 1 साल तक, क्योंकि 150 ईयर्स हो रहे हैं, ठीक है, इसकी स्थापना को। तो 7 नवंबर को इससे संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये साल भर तक मनाया जाएगा। तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है। 150 ईयर्स ऑफ कंपोजिशन, 150 साल हो गए हैं जब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था 1875 में। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और अक्षय नवमी को ये लिखा गया था 7 नवंबर 1875 को। वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी जर्नल बंगदर्शन एज पार्ट ऑफ इस नोवेल आनंदमठ। आनंदमठ का एक हिस्सा है बंगदर्शन, सबसे पहले वहां पर हमें वंदे मातरम का वर्णन मिलता है। 24 जुलाई 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इन्होंने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के तौर पर अपनाया था। यही हमारा क्वेश्चन भी था। द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन हॉकी वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच डेट? भारतीय हॉकी का शताब्दी समारोह किस दिन आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 नवंबर 2025। तो देखिए जो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है इंडियन हॉकी का, वो 7 नवंबर को मनाया गया। हॉकी इंडिया ने एक मेजर इवेंट होस्ट किया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। 7 नवंबर 1925 को हॉकी को एक फॉर्मल रूप मिला भारत में, नेशनल फेडरेशन की स्थापना हुई। 2009 में फिर इसे रिप्लेस किया गया हॉकी इंडिया के द्वारा, जो कि ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है जितने भी हॉकी एक्टिविटीज होते हैं हमारे देश में। यानी कि 100 साल हम मना रहे हैं हॉकी को, इंडियन हॉकी के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एशियन हॉकी फेडरेशन, इन सभी से मान्यता प्राप्त है हॉकी इंडिया को। इंडियन हॉकी टीम ने 13 ओलंपिक मेडल्स जीते हुए, जिनमें 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच वेन्यू? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है यशोभूमि न्यू दिल्ली। 2 दिन तक नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई यशोभूमि न्यू दिल्ली में 8 नवंबर 2025 के बीच में। थीम रहा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। 1000 करोड़ रुपए का हिल एंड हिमालयन सिटीज फोकस्ड फंड भी यहाँ पर अनाउंस किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत। और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है मनोहर लाल, इन्होंने डम साइट रेमेडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। 1 साल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। और साथ ही उन्होंने अर्बन इन्वेस्ट विंडो UI विन, जो कि एक इनिशिएटिव है हुडको का, इसे भी लॉन्च किया है।
द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी हैज ऑफिशियली इंडक्टेड विच एयरक्राफ्ट कैरियर एज इट्स थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड वन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने किस विमान वाहक पोत को अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत के रूप में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है फुजियान। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इन्होंने ऑफिशियली जो फुजियान है, जो कि चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे एडवांस है, इसको इंडक्ट कर लिया है अपनी नौसेना में। इसके अलावा चाइना के पास जो दो अदर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो लियाओनिंग एंड शानडोंग। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब यहाँ से मतलब समुद्र से भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपनी मतलब यात्रा कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। ये केवल दूसरा सेकंड कैरियर है, मतलब ये दूसरा कैरियर है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बाद पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स को यूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए। यूएस आप सभी जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरियर फ्लीट है पूरे वर्ल्ड में यूएस के पास। ठीक है, 11 कैरियर्स हैं इसके पास। 11 कैरियर्स माने आप चाइना, इंडिया, यूके, इटली, फ्रांस, रसिया, स्पेन इनका कंबाइंड कर ले तब जाके इतने होते हैं। चाइना के पास अब 3 हो गए, इंडिया, यूके, इटली के पास 2 हैं, 2 हैं, फ्रांस, रशिया, स्पेन के पास 1 है। द Abraham Accords are a series of agreements aimed at normalizing relations between Israel and which group of nations? अब्राहम समझौता इजराइल और राष्ट्रों के किस समूह के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से समझौते की एक श्रृंखला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरब एंड मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। तो क्यों चर्चा में है? देखिए, कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगा और ताकि जो रिलेशंस है नॉर्मलाइज हो सके इसराइल और कजाकिस्तान के बीच में, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है। ठीक है, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया है। जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं तो एक तरह के समझौते किए जा रहे हैं इसराइल के साथ अलग अलग जो अरब नेशंस हैं या मुस्लिम डोमिनेटेड नेशंस हैं। दिसंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। सबसे पहले यूएई और बहरीन ये फर्स्ट अरब कंट्रीज बने थे जिन्होंने इसराइल के साथ अपने संबंध स्थापित किए। फिर मोरक्को ने भी एग्रीमेंट साइन किया, इजिप्ट, जॉर्डन इन्होंने भी किया। वॉशिंगटन डीसी में से साइन किया गया था 15 सितंबर 2020 में। यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इसको मेडिटेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत। विच टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वर मोस्ट अफेक्टेड बाय टाइफून कलमेगी? कौन से 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश टाइफून कलमेगी से सबसे अधिक प्रभावित हुए? राइट आंसर ऑप्शन डी है वियतनाम एंड द फिलीपींस। टाइफून कलमेगी इसने काफ़ी रेन और डिस्ट्रक्शन लाया है वियतनाम और फिलीपींस में। लोकली इसे टीनो बोला जा रहा है। ये 13 टाइफून है जो साउथ चाइना सी में इस बार बना है। What role will India play in the Tropical Forest Forever Facility (TFF) launched recently during the COP13 बेलम ब्राज़ील? हाल ही में ब्राज़ील के बेलम में COP30 के दौरान शुरू की गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत क्या भूमिका निभाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑब्जर्वर। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 ये बेलम ब्राज़ील में हो रही है 6 से 21 नवंबर के बीच में। ब्राज़ील ने 6 नवंबर को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF इसको लॉन्च किया है और पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस मॉडल पर ये आधारित है। और जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिन कंट्रीज़ में है, ठीक है, उनको कुछ पैसा दिया जाए ताकि वो अपने फॉरेस्ट को हेल्दी रख सकें। ये इसका मतलब बेसिक सा एक प्रोविज़न है। तो 125 बिलियन US डॉलर यहाँ पर मोबिलाइज किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और फिर जो भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उन्हें दिया जाएगा। ब्राज़ील ने 1 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी है। भारत ने कहा है कि हम ऑब्जर्वर के तौर पर इसे ज्वाइन करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन भी था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर होम टू मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। The global top 1% of the population is responsible for what percentage of global consumption-based emissions according to the Climate Inequality Report? जलवायु असमानता रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शीर्ष 1% आबादी वैश्विक उपभोग आधारित उत्सर्जन के कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15%। द क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप, ये हाल ही में रिलीज की गई है। इसे लिखा है लुकास कैंसल और कॉर्नेला मोरेन के द्वारा। इसमें बताया कि जो वेल्थी इंडिविजुअल्स हैं उनके वजह से क्लाइमेट क्राइसिस काफ़ी हो रहा है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इस तरह की है। ठीक है, उनके कंजप्शन और लाइफ स्टाइल को तो छोड़ो, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना उसके कारण जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो हो रहा है। ठीक है, तो जो टॉप 1% है
यानी कि जो 1% है, पूरे विश्व के जो टॉप 1% हैं, जो सबसे वेल्दी लोग हैं, वो 15% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन बेस्ड एमिशन का हिस्सा है। यानी कि 15% ग्लोबल कंजम्पशन उनके कारण हो जाए, टॉप के 1% पीपल हैं। विच इंटरनेशनल, बाकी इतना ही आपको जानना था। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 रनिंग ऑन एम्प्टी इसको रिलीज किया है। इसमें रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करे गए हैं, ग्लोबली क्या हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज से संबंधित किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस तरह से फाइनेंस प्राप्त हो रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली चाहिए 2035 तक, यदि वो क्लाइमेट चेंज के प्रति कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं। जो करंट इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस है उससे 12 गुना ज़्यादा। जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस है वो इनफ नहीं है। यूएनईपी की बात करें, स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था और हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। फाउंडर है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन। चकाओ इज अ ब्लैक राइस वैरायटी ग्रोन इन विच स्टेट। चकाओ काले चावल की एक किस्म है जो किस राज्य में उगाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर चकाओ व्हाइट स्टिकी राइस की एक और वैरायटी अब इंट्रोड्यूस करने वाला इंटरनेशनल मार्केट में, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एमओयू साइन किया है जापान के साथ। तो 20 मैट्रिक टन्स एक्सपोर्ट किया जाएगा व्हाइट स्टिकी राइस का, और ये समझौता हुआ है फर्स्ट पार इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो कि अपेटा द्वारा ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। चकाओ ब्लैक राइस वैरायटी है जो कि मणिपुर में ग्रो की जाती है। प्लीजेंट एरोमा और नेटिव फ्लेवर इसका होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जीआई टैग भी दिया है 2020 में। What is the title of the novel for which Hungarian British author David Saleh won the 2025 Booker Prize? उस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसके लिए हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड साले ने 2025 बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है फ्लैश। तो हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड साले, इन्होंने बुकर प्राइज 2025 जीता है अपने नोवेल फ्लैश के लिए, और 50,000 पाउंड्स का प्राइज़ इनको मिलता है। एक सेरेमनी हुई है लंदन में, तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। आपको बता दें मॉन्ट्रियल में इनका जन्म हुआ है। फादर इनके हंगरी से हैं और मदर इनकी कनाडा से हैं। लंदन में ये ग्रीव अप हुए हैं। बुकर प्राइज़ को पहले बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन के नाम से जाना जाता था, फिर मैन बुकर प्राइज़ के नाम से जाना जाने लगा, और अब केवल बुकर प्राइज़। तो ये हर साल दिया जाता है। किसी ने फिक्शन वर्क लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुआ है, तो उन्हीं राइटर्स को मिलता है। According to the Swachh Sarvekshan 2025 report, which city has been ranked as the dirtiest city in India among those with a population above 10 lakh? स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मदुरई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार मदुरई तमिलनाडु का शहर है। ये डर्टीएस्ट सिटी है अगर हम अर्बन सिटीज़ की बात करें, जहाँ पर 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है। लुधियाना दूसरे नंबर पर है। चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर झारखंड की कैपिटल रांची है। बेंगलुरु 5th पोजीशन पर है। सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में अगर हम बात करें उन सिटीज़ की जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो इंदौर टॉप पर है, यानी कि सबसे स्वच्छ है ये। उसके बाद फिर सूरत आता है, फिर नवी मुंबई आता है, फिर विजयवाड़ा। 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाले शहरों में बात करें तो नोएडा टॉप पोजीशन पर है, फिर चंडीगढ़ है। ये हम कर रहे हैं स्वच्छ जो सिटीज़ हैं, और ऊपर हमने बात की जो डर्टीएस्ट सिटी है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट वाज रिसेंटली लेड इन विच इंडियन सिटी? भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर उत्पादन संयंत्र की आधारशिला हाल ही में किस भारतीय शहर में रखी गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट की आधारशिला रखी गई है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 2,067 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाली है। एसआई सैम प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इस फैसिलिटी को सेटअप करेगी,
ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स अप्रूव किए हुए हैं उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है ये 2027-28 तक ऑपरेशनल हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी है 60,000 SiC सिलिकॉन कार्बाइड एनुअली। द जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच डेट्स? जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 कब मनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 to 15 नवंबर। तो जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा ये 1 से 15 नवंबर 2025 के बीच में मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, तो उसी दिन कंक्लूड होगा, ये कल्मिनेट होगा। हम भगवान बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा लॉन्च किया गया है। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, धरती अब्बा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, ठीक है, तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जोड़ना इन अभियान से। अगर हम बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की, तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था छोटा नागपुर रीजन में, यानी कि झारखंड में। मुंडा कम्युनिटी के ट्राइबल लीडर थे। 1899 में इन्होंने उलगुलान द ग्रेट टमल्ट, ये एक ट्राइबल रिबेलियन हुई थी, इसको लीड किया था इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। 1900 में इन्हें अरेस्ट किया गया और केवल 25 साल की उम्र में इनका जो निधन हो गया। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को लागू करने में भी इनका योगदान रहा है, जिसके जरिए ट्राइबल लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। धरती अब्बा बोलते हैं इन्हें। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ट्राइफेड के साथ में आती चित्र, जो कि एक नेशनल ट्राइबल पेंटिंग एग्जीबिशन है, इसको भी लॉन्च किया है। Which country did Charles Coste, the world's oldest living Olympic gold medalist, represent? विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। फ्रेंच साइक्लिस्ट चार्ल्स कोस्टे ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लंदन ओलंपिक्स 1948 में मेडल जीता था इन्होंने, गोल्ड मेडल। इनका निधन हो गया 101 की एज में। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। नॉर्थ कोरिया के फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट किम योंग नाम, इनका भी निधन हो गया 97 की एज में। साथ ही फॉर्मर इंडियन हॉकी स्टार मैनुअल फ्रेडरिक, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में, इनका भी निधन हो गया 78 की एज में। केरल से फर्स्ट एथलीट थे जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, इन्हें टाइगर भी बोला जाता है। The PM Shri Aerial Tourism Helicopter Service was inaugurated at which airport? PM Shri Aerial Tourism Helicopter सेवा का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 70th फाउंडेशन डे के मौके पर 1 नवंबर को चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने PM श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विस को इनोग्रेट किया है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में। इस तरह से मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया भारत में जिसने एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर टूर सर्विसेज दोनों ही लॉन्च की हैं अपने इंट्रा स्टेट एयर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के तहत। तो इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, मदई, पचमढ़ी, जबलपुर, बंधवगढ़, कान्हा, इन रूट्स पर ये ऑपरेट करेगी सर्विस। विच कंपनी विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट इन अराकू वैली एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश? कौन सी कंपनी आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ये इंडिया की लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करेगा अराकू वैली और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। जियोथर्मल एनर्जी आप जानती हैं, अर्थ के क्रस्ट में जो हीट स्टोर होती है और कहाँ से आती है ये, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम के, ये डिके होते रहते हैं तो इनसे हीट निकलती है, नेचुरली हीट। EESL की बात करें, जॉइंट वेंचर है 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, जैसे एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। The Ministry of Electronics and Information Technology has approved 7 projects worth rupees 5,532 crore under the Electronics Components Manufacturing Scheme in which states? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किन राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत 5,532 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश।
तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 7 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। 5,532 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत। अब मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबीज जिन्हें बोलते हैं, एसटीआई पीसीबीज, कैमरा मॉड्यूल्स, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स एंड पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स, ये भारत में ही बनेंगी। पहली बार है जब भारत कॉपर क्लैड लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करेगा। जो मल्टीलेयर पीसीबीज होती है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ये जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं ये स्टैब्लिश किए जाएंगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रोड मैप रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर, किस संगठन ने रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब। नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है, इसने रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लीड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया है गांधीनगर गुजरात में। बाकी वही है, एग्रीकल्चर संबंधित किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, एआई का किस तरह से उपयोग करना है। नीति फ्रंटियर टेक हब के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, विकसित भारत के लिए एक एक्शन टैंक है। 10 साल का थीमेटिक रोड मैप ये तैयार कर रहा है, 20+ सेक्टर्स को लेकर चलने वाला है और किस तरह से भारत 2047 तक एडवांस बन जाए, ठीक है, डेवलप्ड नेशन बन जाए, उस पर कार्य कर रहा है। वेयर वॉज द इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल ऑफिशियली लॉन्च्ड, इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, कोपेनहेगन, डेनमार्क। इंडो डैनिश बिजनेस काउंसिल को लॉन्च कर दिया गया है कोपेनहेगन में, भारत और नॉर्डिक रीजन के बीच में बिजनेस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द न्यू बेंचमार्क इंड क्यूए फॉर इवेल्युएटिंग एआई सिस्टम्स, किस संगठन ने एआई प्रणालियों के मूल्यांकन के नया बेंचमार्क इंड क्यूए लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओपन एआई। तो ओपन एआई ने एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया है जिसका नाम है इंड क्यूए, ताकि एआई सिस्टम्स को भारत में भी इवेल्युएट किया जा सके अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। तो भारत में सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उनमें किस तरह से ये एआई को भारत में लॉन्च कर सकता है। जैसे आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में, आर्ट एंड कल्चर में, एवरीडे लाइफ, फूड एंड क्यूजिन, हिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, मीडिया एंटरटेनमेंट, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, सभी में। तो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तमिल और इंग्लिश, इन सभी लैंग्वेजेस में कार्य करेगा अपने एआई को यहाँ लॉन्च करने के लिए। What percentage of countries globally have a high income inequality according to the G20 committee report? G20 समिति की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने प्रतिशत देशों में उच्च आय समानता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 83%। तो G20 कमेटी जो कि साउथ अफ्रीकन G20 प्रेसिडेंसी के दौरान सेटअप की गई थी, उन्होंने पाया कि वर्ल्ड के जो रिचेस्ट 1% है उनके पास जो ग्लोबल वेल्थ है उसका 41% उन्हीं के पास है, केवल 1% लोगों के पास 41% वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की 2000 से लेकर 2030 के बीच में। 83% कंट्रीज के बीच में 83% कंट्रीज हाई इनकम इनक्वालिटी है वहाँ पर, यानी कि अमीर को पास काफ़ी पैसा है और जो गरीब है उनके पास बिल्कुल ही नहीं है। जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0.4 से अधिक है, इनकम इनक्वालिटी को दर्शाता है गिनी कोफिशिएंट। और जहाँ पर इतनी बड़ी इनक्वालिटी है इनकम की, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 90% यहाँ पर रहता है। साल 2000 से ही ग्लोबल गैप्स जो है वो नैरो हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि चाइना और इंडिया में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जो सब सहारन अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी डिस्पैरिटी है। भारत में जो रिचेस्ट 1% है उनकी वेल्थ बढ़ी है 62% तक 2000 से लेकर 2023 के बीच में। इंडिया का जो गिनी कोफिशिएंट भी डिक्लाइन हुआ है, 28.8 था 2011 में, 25.5 हुआ है 2022 में। मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में भारत को रखा गया है। हालांकि जहाँ हायर इनइक्वालिटी है जैसे चाइना में, यूनाइटेड स्टेट्स में, उससे भारत अच्छा है, आगे है। ग्लोबली 1 in 4 पीपल, 4 में से 1 पीपल मॉडरेट और सीवियर फूड्स इनसिक्योरिटी को फेस कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड को ब्रांडेड कार्ड? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। What is the name of the newly launched co-branded card by Scapia and Federal Bank? इस तरह से है ये क्वेश्चन।
ना, हिंदी में सही है। किस फिनटेक कंपनी ने नया एड ऑन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन ना मैं इसको सही कर दूंगा पीडीएफ में। एक्चुअली मैं क्वेश्चन किसी और तरह से बनाना चाह रहा था, फिर माइंड शायद अगले क्वेश्चन पर मूव हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन अधूरा रह गया। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन इस तरह से है कि स्कैपिया और फेडरल बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इस तरह से है क्वेश्चन। चलिए, स्कैपिया और फेडरल बैंक इन्होंने एक नया एड ऑन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे जो यूज़र्स हैं वो अपने क्रेडिट लिमिट और ट्रैवल बेनिफिट्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका नाम है स्कैपिया फेडरल एड ऑन क्रेडिट कार्ड। साथ ही आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना गोल्ड ट्रेड, पहली बार गोल्ड ट्रेड एग्जीक्यूट किया है स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट की तरह, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड। Who has been elected as the chairman of the Fertilizer Association of India in 2025? 2025 में भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एस शंकरा सुब्रमण्यम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, इन्होंने एस शंकर सुब्रमण्यम, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के, इन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। वहीं सीवे प्रसाद मोहंती ये को चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। Which Indian institute recently signed an MOU with IDG 10 Solutions Private Limited for collaboration in subsea pipeline design technology? हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सबसी पाइपलाइन डिजाइन प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए IDG 10 Solutions Private Limited के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन ए है, IIT रोपड़। देखो, इसमें जो आपको ये थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहे हैं ना, जो MOU साइन कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं लेडी के साथ, तो ये IIT रोपड़ के डायरेक्टर हैं। देखने से नहीं आपको लेंगे, पर आप इनकी वीडियो देखिएगा, IIT रोपड़ डायरेक्टर कॉन्वोकेशन वीडियो, जो कॉन्वोकेशन होता है डिग्री देते हैं, तो बच्चों के साथ कितना एंजॉय किया, मतलब आप लोगों को भी देख के लगेगा कि यार कितना सही कॉन्वोकेशन है, हम भी इसी तरह के कॉन्वोकेशन का हिस्सा बने, है ना। जैसे एक इमेज होती है ना, IIT में स्ट्रिक्ट होते हैं सब, IIT में क्या किसी भी कॉलेज में हो, डायरेक्टर की स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे जैसा बच्चों ने इन्हें कहा करने के लिए, वैसा वैसा ही करते रहे। यूट्यूब पे अवेलेबल है, देखिएगा IIT रोपड़ डायरेक्टर कॉन्वोकेशन वीडियोज़। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, इन्होंने MOU साइन किया है IDG 10 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन किया जा सके जो कि सबसी पाइपलाइन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड हो। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर ही बनाया हुआ है IIT रोपड़ ने, सबसी पाइपलाइन डिज़ाइन टूल, तो उसी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। Who has been announced as the winner of the मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का विजेता किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। तो मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 थर्ड एडिशन के विनर अनाउंस कर दिए गए हैं, और ये हैं साई गौतम गोपालकृष्णन। प्रोफेसर है ये, ISC बेंगलुरु में, 5 लाख रुपए इन्हें मिलेंगे। Which government has been conferred the People First Integration Award by the Ministry of Electronics and Information Technology? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस राज्य सरकार को पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो इनकी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में जो इनका योगदान रहा है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ, उसके लिए। और ये नेशनल वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजी लॉकर 2025 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, वहाँ पर इन्हें अवार्ड दिया गया। जो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस है, इसने कई तरह के इनिशिएटिव्स का नेतृत्व किया है, जिसके जरिए 51 हिम सेवा ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अलॉन्ग विद हिम परिवार, हिम एक्सेस कार्ड सर्विस को डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया है। According to the City Life Index 2025 by Time Out magazine, which city ranks as the happiest city in Asia? टाइम आउट पत्रिका द्वारा जारी सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया में सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। तो आप लिस्ट देख सकते हैं टॉप 10 सिटीज़ की, जिन्हें हैप्पीएस्ट सिटीज़ बताया गया है एशिया में। मुंबई पहले नंबर पर है, फिर बीजिंग संघाई है, चाइनीज सिटी, फिर चियांग माई है थाईलैंड की, और 5th पोजीशन पर हनोई है वियतनाम। तो सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में टाइम आउट मैगजीन ने लगभग 18,000 से ज़्यादा लोग जो एशिया में रहते हैं उन्हें सर्वे किया है, और सर्वे में मालूम किया है कि किस सिटी के रेजिडेंट हैप्पीएस्ट हैं। तो मुंबई इस मामले में पहले नंबर पर है, यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं।
94% ऑफ मुंबईकर्स, जो रेजिडेंट्स हैं मुंबई के, उन्होंने कहा कि वो हैप्पी हैं अपनी सिटी से। दूसरे नंबर पर बीजिंग और तीसरे नंबर पर शंघाई, दोनों ही चाइनीज सिटीज़ हैं, ये आते हैं। और चौथे नंबर पर है चियांग मई, थाईलैंड। और पांचवें नंबर पर हनोई, वियतनाम। विच इंडियन नेवल शिप रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द मालाबार एक्सरसाइज 2025? मालाबार अभ्यास 2025 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, INS शाहदरी। तो एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, इसमें इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान, जो क्वाड कंट्रीज हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये हाल ही में संपन्न हुई है नदर्न पैसिफिक में, गुआम के पास। गुआम एक US टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, और यहीं पर ही ये अभ्यास हुआ है। INS साहेदरी, जो कि इंडियन डिजाइंड स्टील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसने भारत को इस साल की मालाबार एक्सरसाइज में रिप्रेजेंट किया है। मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत एक एनुअल बायलैटरल नेवल ड्रिल की तरह हुई थी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 1992 में। फिर जापान ने ज्वाइन किया 2015 में, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया 2020 में। इस तरह से 4 नेशन एक्सरसाइज बन गया। हु हैज बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर इन चेस? शतरंज में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, राहुल VS। तो इंडियन चेस प्लेयर राहुल VS, ये हमारे देश के 91st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने 6th आसियान इंडिविजुअल चैंपियनशिप फिलीपींस में जीती है। और अभी 2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि इलमपार्थी AR, ये भी ग्रैंड मास्टर बने थे। What is the theme of World Radiography Day 2025? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 ये 8 नवंबर को मनाया गया है, और हर साल ये मनाया जाता है क्योंकि एक्सरे की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी डिस्कवरी हुई थी 1895 में विलियम रोइंगटन द्वारा की गई थी। थीम है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2025 का, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। साथ ही आपको एक और डे जानना चाहिए, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भारत में मनाया जाता है। भारत पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को रिकग्नाइज किया है, और यही दिन की चुना गया जिस दिन नोबेल लॉरिएट मैडम मैरी क्यूरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी। 1975 में भारत ने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। उसके बाद इसे फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसमें इंक्लूड कर दिया गया था, इंटीग्रेट कर दिया गया था 2010 से। नेशनल एजुकेशन डे ऑन 11 नवंबर कॉमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर किस भारतीय लीडर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। माफ कीजिएगा, डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है इसका ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कभी कभी रॉन्ग होता है ना, तो फिर मैं भी वही पढ़ देता हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को। आपको बता दें, जो मिस्टर आज़ाद रहे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और साल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया था कि जो 11 नवंबर है उस दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाएगा। तो मौलाना जी ने कई तरह के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने में अपना योगदान दिया, जैसे साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अच्छा, जन्म इनका मक्का में हुआ था, भारत से बाहर, फिर बाद में सेटल हुए थे कलकत्ता में। 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये 24 जनवरी 2025 को मनाया गया। ये तो है हमारा अपना नेशनल एजुकेशन। एक जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, वो हमने पढ़ा भी था साल की शुरुआत में। और थीम रहा था AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कॉमेमोरेट्स विच हिस्टोरिक इवेंट? लोक सेवा प्रसारण दिवस किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी एड्रेस टू द नेशन थ्रू रेडियो इन 1947। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये 12 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि जो फादर ऑफ नेशन और फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी रहे हैं, इन्होंने 1947 में रेडियो के जरिए भारत को संबोधित किया था
साल 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हर 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाएगा। अच्छा, 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया जाता है। निमोनिया आप जानती होंगे एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। और 2025 में इस डे का थीम है चाइल्ड सर्वाइवल। Which country has become the first South Asian nation to accede to the UN Water Convention? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गया है और ओवरऑल 46th कंट्री बन गया है जिसने कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स यानी कि यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। जो यूएन वाटर कन्वेंशन है इसे हेलसिंकी में अडॉप्ट किया गया था 17 मार्च 1992 को। ट्रांसबाउंड्री वाटर से संबंधित ये एक कोऑपरेशन है और यूएन वाटर कन्वेंशन सभी मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशंस के उनके लिए ओपन हो चुका था। 1 मार्च 2016 को कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। तो इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनके बीच में कि कोई ट्रांसबाउंड्री संबंधित कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सुलझाने में ये सहायता करता है कन्वेंशन। भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है, भारत ने साइन नहीं किया कि भारत प्रेफर करता है कि बायलैटरल ये चीज़ें सुलझनी चाहिए ना कि किसी ट्रीटी के हिसाब से, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। विच इंडियन कंपनी रिसेंटली बिकेम द 6th टू एंटर द 100 बिलियन US डॉलर मार्केट कैप क्लब? हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 100 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप क्लब में प्रवेश करने वाली छठी कंपनी बन गई? राइट आंसर ऑप्शन ये है SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6th इंडियन कंपनी बन गई है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो 100 बिलियन US डॉलर हो चुकी है। इस लिस्ट में टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर HDFC बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, फिर TCS, फिर ICICI बैंक। साथ ही SBI ने 100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस मार्क भी क्रॉस कर लिया है। SBI की चेयरमैन CS सेट्टी हैं। विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च द M सर्कल इनिशिएटिव एम्ड एट विमेन कस्टमर्स? किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए M सर्कल पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने M सर्कल जो कि एक तरह की आप कह सकते हैं कि बोनस सर्विस है ना, वो लॉन्च की है महिलाओं के लिए। तो M सर्कल customers would enjoy 25% additional discount on local rentals, preferential loan rates with 0.2% lower interest, access to exclusive offers on Nykaa, Ajio, Kalyan Jewelers, MyShow, Zepto, Swiggy। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में, फाउंडर हैं इसके संजय अग्रवाल। फ्रॉम विच ऑफ यूरोप्स spaceport locations was the Ariane 6 heavy lift rocket carrying the Sentinel-1D सैटेलाइट लॉन्च्ड? यूरोप के किस स्पेसपोर्ट से Sentinel-1D उपग्रह ले जाने वाले एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है फ्रेंच गुयाना। एरियन 6 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया यूरोप के स्पेसपोर्ट से जो कि कोरू फ्रेंच गुयाना में है और इसने कोपरनिकस Sentinel-1D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ये लेकर गया है। इस मिशन का नाम है VA265। इसने Sentinel-1D सैटेलाइट को इसके सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया है 693 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। जैसे ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो कई तरह की सुविधाएं देगा, जैसे कि ये मॉनिटर करेगा सी आइस को, ग्लेशियर्स को, लैंड सब्सटेंस को, ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट करेगा, हाई रेजोल्यूशन सरफरी इमेज प्रोवाइड कराएगा अर्थ की डे और नाइट दोनों में अंडर ऑल वेदर कंडीशंस। Which state has become the first in India to approve paid menstrual leave for women employees? कौन सा राज्य महिला कर्मचारियों के लिए सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने 12 डेज की पेड मेंस्ट्रुअल लीव अप्रूव की है एनुअली वुमेन एम्प्लॉयज के लिए। तो बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज पर ये अप्लाई होता है। तो 12 यानी कि एक महीने में एक बार एक छुट्टी ले सकते हैं पेड। Which Indian state has launched the country's first large-scale genome sequencing project for tribal communities? किस भारतीय राज्य ने जनजातीय समुदायों के लिए देश की पहली बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो गुजरात फर्स्ट स्टेट बना है हमारे देश में जिसने लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज पर फोकस करता है और ये जीनोम मीडिया इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसका मकसद है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्राइबल पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं
उसको समझना क्या कारण है। बाकी जो गुजरात है इसने 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर के तौर पर अपनाया है, क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी उन सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की। विच कंपनी हैज लॉन्च द 7th जनरेशन AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड? किस कंपनी ने 7वीं पीढ़ी की AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट आयरनवुड लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गूगल। तो गूगल ने 7th जनरेशन की AI चिप टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम आयरनवुड है, इसको पब्लिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया है। कई तरह के AI टास्क यहाँ पर किए जा सकते हैं। रियल टाइम चैटबॉट्स और AI एजेंट्स में से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? AI एक्सीलेटर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, गूगल द्वारा इसको डेवलप किया गया है। हु फ्रॉम झारखंड आदिवासी ओराउन ट्राइब won the bronze medals for India at the World Kung Fu Championship 2025? झारखंड की आदिवासी उरांव जनजाति से किसने विश्व कुंग फू चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है पूर्णिमा लिंडा। तो वर्ल्ड कुंग फू चैंपियनशिप, जिसे पहले वर्ल्ड ट्रेडिशनल वुशु चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, ये हुई है एमिसन चाइना में। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फॉर द चाइनीज मार्शल आर्ट ऑफ वुशु और कुंग फू द्वारा इसको आयोजित किया गया। पूर्णिमा लिंडा जो कि झारखंड के आदिवासी ओराउन ट्राइब से हैं, रांची के कांके विलेज से, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इस कंपटीशन में। Which Indian state has become the first to sign an agreement with Starlink Satellite Communications Private Limited? कौन सा भारतीय राज्य स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है जिसने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और जो रूरल जो रिमोट रूरल एरियाज हैं जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर। स्टारलिंक आप जानते हैं सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस है, इसे स्पेसएक्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल जियो स्टेशन सैटेलाइट होती हैं वो तो 35,786 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट करती हैं, लेकिन ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट है केवल 550 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन डिले काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। According to the Industrial Transition Accelerator report, which country has become the world's 3rd largest destination for clean energy industrial projects? औद्योगिक संक्रमण त्वरण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, ऐसा इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सीलरेटर रिपोर्ट में बताया गया है। भारत में फिलहाल 65 क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे केमिकल, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, एविएशन, और खास करके उड़ीसा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। Which Indian organization signed an agreement with the Bhushan Chamber of Commerce Industry to boost bilateral trade? किस भारत संगठन ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भूषान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है भूषान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ, ताकि बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद विच यूरोपियन कंट्री? भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। भारत और लग्जमबर्ग ने एमओयू साइन किया है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में साथ में कार्य करने के लिए। साथ ही भारत और इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्यूटो है, इसने भी एमओयू साइन किया है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में कोऑपरेशन करने के लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025? विश्व मधुमेह दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है और ये कब होता है? जब पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर आप कह सकें जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है उसे हमारी बॉडी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन की कमी है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि जो इंसुलिन है वो बॉडी में अच्छे से मतलब इनफेक्टिव है, वो बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, उस कारण से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं।
एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के दौरान रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेयर वॉज द को ओ कुंभ 2025 कॉन्फ्रेंस हेल्ड, सहकारी कुंभ 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। को मतलब कोऑपरेटिव। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने कोप कुंभ 2025 इसको न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। इसे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका थीम रहा डिजिटलाइजेशन ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। साथ ही उन्होंने सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन एप्स भी लॉन्च किए हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इन्हें डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओहियो में। और अगर हम इनकी कुछ हाल ही के वर्क की बात करें तो नाइफ इन्होंने एक मेमोआर अपना लॉन्च किया 2024 में। उनकी जो मोस्ट रिसेंट बुक थी वो थी द 11th आवर। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो काव्य अकबर को मिला है फिक्शन कैटेगरी में इनके नोवेल मार्टियर के लिए। सुनील अमृत को नॉन फिक्शन कैटेगरी मिला है इनके नोवेल द बर्निंग अर्थ के लिए। $10,000 की इसमें प्राइज मनी दी जाती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। और इस अवार्ड को ऑफिशियली बोलते हैं हम एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड। तो अमेरिकन डिप्लोमेट थे उनके नाम पर ये रखा गया है। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है जस्टिस अशोक भूषण। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अशोक भूषण को रीअपॉइंट किया है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनक्लेट का चेयरपर्सन जब तक कि 17 साल इनकी एज नहीं हो जाती। जो ये एनक्लेट है इसकी स्थापना 1 जून 2016 की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और जो भी इसका डिसीजन आता है एनक्लेट का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं। प्रिंसिपल बेंच इसकी दिल्ली में है, दूसरी बेंच चेन्नई में है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। 11 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं होने चाहिए। मित्र शक्ति 2025 इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। तो मित्र शक्ति 2025 जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 11वां जो एडिशन है वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटक में हुआ है। इंडियन कॉन्टिनेंट जो कंटिजेंट है भारतीय दल जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है राजपूत रेजिमेंट के द्वारा। वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा? भारतीय सेना ने ब्रह्मशिरा अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रन एंड क्रीक सेक्टर ऑफ गुजरात। तो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत ही इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा इसको कंडक्ट किया है रन एंड क्रीक सेक्टर गुजरात में। तीनों ही सर्विसेज और इंडियन कोस्ट गार्ड बीएसएफ सब ने कोऑर्डिनेट होकर इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखा है लैंड में, सी में और एयर में। तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसमें यूज हुआ, जैसे साइबर, ड्रोन, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनाइसेंस, एयर डिफेंस कंट्रोल, रिपोर्टिंग, सब कुछ। ISRO recently conducted an important test on main parachutes for the Gaganyaan crew module. Where did the space agency conduct the test? इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एक मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है झांसी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने हाल ही में एक इम्पोर्टेंट टेस्ट किया है, महत्वपूर्ण टेस्ट किया है जो मेन पैराशूट रहने वाला है गगनयान क्रू मॉड्यूल उसके लिए। इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया पवीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है, ठीक है। और हाल ही में जो इनकी एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट उसी का ये हिस्सा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू सेट अप ₹21,000 करोड़ 1600 मेगावाट कोल फायर्ड पावर प्लांट इन विच स्टेट? कोल इंडिया लिमिटेड ने किस एक मिनट कोल इंडिया ने झारखंड राज्य में
21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत झारखंड में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और जो कोल सप्लाई किया जाएगा वो कोल इंडिया लिमिटेड झारखंड बेस्ड सब्सिडरी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, यहाँ से सप्लाई होगा और इक्वल स्टेक रहने वाले इस जॉइंट वेंचर में दोनों ही कंपनीज के। विच कंपनी हैज सिक्योर्ड 331 million US dollar debt funding from the Asian Development Bank for a clean energy project in आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 331 मिलियन US डॉलर का ऋण वित्त पोषण प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी। रीन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने 331 मिलियन US डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ताकि आंध्र प्रदेश में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा सके। तो टोटल आंध्र प्रोजेक्ट के लिए टोटल 470 मिलियन US डॉलर की फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है एडीबी द्वारा, तो उसमें से 331 मिलियन का अब दिया गया है। द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर हैज साइंड MOU विद विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन जॉइंट रिसर्च इन एडवांस्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ, ताकि जॉइंट स्टडीज रिसर्च टेक्निकल कंट्रीब्यूशन ये कर सकें जो एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज हैं उससे संबंधित। The partnership aims to develop India-specific standards and test frameworks, explore future network technologies जैसे 6G, artificial intelligence, NGN, VoIP, एंड जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर स्टडी ग्रुप में, उसमें भारत का पार्टिसिपेशन बढ़े। Which organization signed an MOU with the Army Purchase Organization for real-time UDIN verification? किस संगठन ने वास्तविक समय UDIN सत्यापन के लिए आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है ICAI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, ताकि रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके यूनियन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के जरिए जो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है उनका रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके। जो UDIN है ना, यानी कि यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो एक सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है जो भी प्रोफेशनल बॉडीज है उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा सके, कहीं वो फेक तो नहीं है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड अर्बनिज्म डे 2025? विश्व शहरीकरण दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है विथ प्लानिंग वीकेंड। तो वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी लेट प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पोलेरा ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स द्वारा, और ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम रहा इस बार 2025 में विथ प्लानिंग वीकेंड। Who has become the first Indian athlete selected to represent the nation in an able-bodied international competition at the international level? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है शीतल देवी। तो डिफरेंटली एबल्ड वर्ल्ड चैंपियन पैरा आर्चर शीतल देवी ये फर्स्ट एथलीट बनी है इंडिया से जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगी किसी एबल बॉडीड कंपटीशन में, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। तो 18 साल की हैं ये, और एशिया कप 2025 स्टेज 3 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी जेदा सऊदी अरब में 9 से 16 दिसंबर के बीच में। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट कमर्शियल बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शन 2025, बैंक्स में फाइनेंस अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेट एक्विजिशंस वैल्यू? वाणिज्यिक बैंक पूंजी बाजार एक्सपोजर निर्देश 2025 ड्राफ्ट के अनुसार बैंक कॉर्पोरेट अधिग्रहण मूल्य कितने प्रतिशत तक वित्त पोषण कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 70%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज की है जिसके जरिए जो बैंक्स हैं, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट का एक्विजिशन होना है, यानी कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है, एक्वायर कर रही है, तो उसमें बैंक अपनी फंडिंग उसमें दे सकता है या लोन दे सकता है, लैंडिंग कर सकता है। तो इसका नाम है ड्राफ्ट कमर्शियल बैंक्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर डायरेक्शंस 2025। इसमें बैंक्स को 70% तक
जो एक्विजिशन वैल्यू है उसकी फंडिंग देने के लिए परमिट कर दिया गया है ना। और कैप लगा दी गई है 10% ऑफ बैंक्स टीयर 1 कैपिटल, ठीक है। और या तो जो आपके टीयर 1 कैपिटल है उसका 10% हो, या फिर टोटल एक्विजिशन वैल्यू का 70% तक आप कर सकते हैं। और ये नॉर्म्स 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगी। मान लीजिए देखिए 10,000 करोड़ रुपए की एक्विजिशन कॉस्ट है, तो उसमें से बैंक 7,000 करोड़ रुपए तक दे सकता है, लैंड कर सकता है एक्वायरर को, जो एक्वायर कर रहा है उस कॉर्पोरेट को। हालांकि वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पिछले 3 साल का। The Center for Development of Telematics and VHIT signed an MOU for setting up a Center of Excellence to promote cutting-edge research. टेलीमेटिक्स विकास केंद्र और किस आईआईटी ने अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी गांधीनगर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, इन्होंने एमओयू साइन किया जिसके जरिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करेंगे ताकि कटिंग एज रिसर्च, इनोवेशन एंड जो इंडियन प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है उस पर कार्य कर सकें टेलीकॉम और साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। Which organization has collaborated with Google India to enhance commuter travel experience on national highways? राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस संगठन ने गूगल इंडिया के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है NHAI। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाने के लिए नेशनल हाईवेज पर NHAI ने गूगल इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो इससे जो सिटीजन्स हैं या पब्लिक हैं वो हाईवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे गूगल मैप्स के जरिए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, ऑटोनोमस एजेंसी है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना ईयर पूछ लेते हैं। Which organization signed the contribution agreement to operationalize a 1,000 crore rupees venture capital fund for the Indian space sector? भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को संचालित करने के लिए किस संगठनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन स्पेस एंड सिडबी वेंचर कैपिटल फंड। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड यानी कि सिडबी वेंचर कैपिटल फंड ने एक कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, ठीक है। और इससे अब एक फॉर्मल तरीके से ये जो फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अब शुरू हो जाएंगी क्योंकि सिडबी से इसकी मंजूरी इस साल मिल चुकी है। Which city won the award for the best public transport system at Urban Mobility India Conference and Exhibition 2025? शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शन 2025 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई। तो 3 दिन की एक अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन 2025 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। जो मनोहर लाल है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसे इनोग्रेट किया। साथ ही इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि सेम कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में होगी 2026 में। अच्छा, इस दौरान अर्बन ट्रांसपोर्ट से संबंधित अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए, उन्हें देख लेते हैं। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन्नई है, यही हमारा क्वेश्चन भी था। सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम उदयपुर है। सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म ये पिंपरी चिंचवाड़ है। सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव हैदराबाद है। मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन चेन्नई है। मेट्रो रेल विद द बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन दिल्ली है। स्पेशल अवार्ड फॉर मिजोरम ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है आइसोल को। बाकी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स पढ़ना नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हो या फिर कोई वीडियोस हमने डाली हो। और एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने डाली है जिसमें स्पोर्टिंग इवेंट्स जितने भी होने वाले हैं अगले 5-10 सालों में उनके बारे में बताया गया, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस।